नमस्कार। जय भीम होता है। मैं राम कुमार राही, आप देख रहे हैं सोशल राही। आज हमारे बीच में अरविंद गौतम जी हैं, जो दहमुआ के निवासी हैं, जो जालौन जिला उत्तर प्रदेश में हैं। आज हमारे बीच में जो इन्होंने बहुमूल्य समय दिया है, वर्तमान में आप प्रशासनिक कर्मचारी भी हैं, और इनसे ऐसी चर्चा हो रही है आज शिक्षा के बारे में, जो जानकारी एक हमें शिक्षक के द्वारा न मिल सकी, वो एक हमें प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा मिल रही है। तो सर जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भाई। सर जी, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, कि कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें, ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोग बागों को, इसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। बताइए सर जी आप। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को खुश रखना चाहिए जी। अगर हम घर में महिलाओं से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो निर्माण नहीं करेंगी, टेंशन में रहेंगे। अगर घर की महिला खुश रहेगी तो वो बढ़िया खुश रहेगी, तो वो शिक्षा के लिए और हर काम के लिए अच्छा सोचेगी। तो वो मेरे घर का निर्माण महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग इतना समय नहीं दे पाते। महिला ऑलरेडी घरों पर रहती हैं, उनसे ज़्यादा देख रेख हम लोग नहीं कर पाते, वो ज़्यादा देख रेख कर सकती है। इसलिए महिला का खुश रहना बहुत ही जरूरी है। अपने घर की आपने शिक्षा का कितना सुधार किया है? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे एक लड़की 2 लड़के हैं। अच्छा, कुल 3 बच्चे हैं। क्या एजुकेशन कराई है आपने? क्या शिक्षा दिलाई? हमारी एक बच्ची है जिसका नाम स्नेहदीप है, वो NIT कॉलेज दुर्गापुर से बीटेक की है, केमिकल से, इसी वर्ष पूरा हुआ है। एक बच्चा है एस गौतम, जिसको IIT पटना कंप्यूटर साइंस से एडमिशन इस साल मिला है। तीसरा बच्चा है राज गौतम, जो इस समय इंटर में है और IIT की तैयारी कर रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वो भी बच्चा IIT कॉलेज में जाए, इसके लिए निरंतर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। सर जी, आपको ड्यूटी इतनी करनी पड़ती है, लगभग पुलिस वालों को तो शायद 24 घंटा नहीं, कभी कभी समय ऐसा मिलता है कि 36 घंटे भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे कर पाते? बच्चों की कैसे पढ़ाई की देखरेख कर पाते हो? कैसे बच्चों के जो अध्यापक हैं उनसे कैसे किस तरीके से बात करते हो? कैसे मैनेज करते हो? ये सारी चीजें हमें बताएं। समय 24 घंटे का होता है। अगर मैं 14 घंटा ड्यूटी करता हूँ, 1-2 घंटा खाने पीने में जाता है, तो मेरा मानना 6 घंटे से ज्यादा तो सोना नहीं चाहिए। तो मैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। अच्छा। और जो भी समय बचता है उसमें बच्चों की देख रेख में और क्या क्या इनकी कमियां हैं उन पे निरंतर कोशिश करता जी। और मैंने जो अपना समझा, तो सबसे पहली बात है कि शिक्षक जो हमारे अभिभावक होते हैं, काफ़ी अभिभावक जब अपनी धारणा बनाए बैठे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या बता सकते हैं इनको या क्या कर सकते हैं इनके लिए, वो खुद ही स्कूल में एडमिशन दिला दिया और अपना काम खत्म समझ लिया। मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाते हैं, केवल एडमिशन करना ही अपना कर्तव्य समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है जी। हमारे बहुत माँ बाप का जितना कर्तव्य है वो बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम जब जो है स्कूल में एडमिशन कराते बच्चे का, और मास्टर लोग जो भी उनको काम देते हैं हमारा बच्चा करता है, तो कॉपी जांची जाती है स्कूल में, तो अधिकांश गुड लगा दिए जाते हैं और हम प्रफुल्लित होते हैं कि हमारे बच्चे के सारे क्वेश्चन सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम जो भी करते हैं, हम अपने जैसे जो चीज़ हमको नहीं आती तो हमारे भतीजे हैं और जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैं अपने बच्चों की कॉपी उनसे जचवाता हूं दोबारा और कहता हूं कि जो क्वेश्चन गलत हो और जिस पे गुड लगा हो उसको आप गोला कर दीजिए। जी जी जी। तो ऐसी चीज़ों को जब मैं करवाता हूँ, उनकी एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बना के मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाता हूँ और मास्टर साहब से सवाल करता हूँ कि आपने इसमें गलत था क्वेश्चन, आपने गुड कैसे लगाया जी। जब वो इस तरीके के सवाल करते तो मास्टर साहब जो है भयभीत हो जाते हैं
और सोचने लगते कि ये अभिभावक सक्रिय है। कभी हमने और कहते हैं उनसे कि पहली बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं 2500 रुपया 3000 फालतू फंड के नहीं दे रहा हूँ, आपको पढ़ाने की दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप जो है दोबारा शिकायत दी तो मैं तुम्हारे प्रबंधक से शिकायत करूंगा और तुम्हें स्कूल से निकला दूंगा जी। तो वो अभिभावक मेरे बच्चे की कॉपी बहुत ही गौर से जांचता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इसका अभिभावक सक्रिय है, अगर दोबारा गलती करी तो जो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ सर जी, कहने का तात्पर्य आपका ये है कि किसी ने लिखा है कि गिरते नहीं झोली में फूल यूं, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, पढ़ते नहीं बच्चे अपने आप, खुद को उन्हें पढ़ाना पड़ता है। बच्चा एक कोरा कागज है, आप जैसे चाहो वैसा बना सकते हो। आप बच्चा छोटा होगा, आप तमाम काम बता, आप उसको क्यों नहीं कहते कि आपका एक ही काम है सिर्फ शिक्षा, वही काम उससे नहीं लीजिए, जो उसकी सुख सुविधाएं उनको दीजिए, समय से भोजन दीजिए, अच्छी अच्छी चीजें ला के दीजिए जो खाएं जिससे उनकी एनर्जी बढ़े। उनको कभी पैसा नहीं देना चाहिए जी, आप स्वयं ला के दीजिए और ना उन्हें सुख सुविधाओं की तरफ ले जाना चाहिए। हमने अपने बच्चे को 18 साल का हो गया, आज दिन तक गाड़ी नहीं चलाने दी। कोई काम होता मैं स्वयं जाता हूँ, चाहे 10 घंटे की ड्यूटी करके आऊँ, चाहे 12 घंटे की करके आऊँ, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चलाने देता हूँ। अगर उनको हम पैसा दे देंगे, हो सकता है उसका दोस्त कहे चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो पैसा होगा तो वो चला जाएगा, और पैसा नहीं होगा मैं 20 रुपए से ज्यादा नहीं देता हूँ कि अगर साइकिल पंचर हो जाए तो खुदरा लेना, भूख लगे तो कुछ खा लेना, जब खत्म हो जाए तो फिर बताना। मैंने पैसा नहीं दिया आज दिन तक किसी बच्चे। तो अब दूसरा अगर कहेगा कि हमें वहाँ चलो फिल्म देखते हैं, तो हमारे बच्चा सोचेगा मेरे पास पैसा नहीं, टिकट हम कहाँ से लेंगे, और आज अगर इसने दोस्त ने ले भी दिए तो कल हमसे कहेगा तो हम कहाँ से लेंगे। तो मेरे बच्चे कहीं अनावश्यक मैं नहीं जाने देता हूँ, खेलिए घंटा खान, और निरंतर उन पर निगरानी रखता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी, हमने ऐसे कई परिवार बिगड़ते हुए देखे हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो अपना समय सोचते हैं कि ये हमने एडमिशन करा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आप क्योंकि बच्चे को ज्ञान नहीं है और आप ज्ञानवान हैं, तो आपको कदम कदम पे उसको मॉडिफाई करना, उसका भय निकालना, उसकी वीकनेस को दूर करना, तब कहीं आप निर्माण कर पाएंगे। जैसे मान लो हम जाते हैं, हम कई बार गए स्कूलों में कि आपका बच्चा टॉप आया है, पहले नंबर पर उसका बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखा होता है, तो मैंने कही मुझे रेजेंट कार्ड लाइए। जब मैं रेजेंट कार्ड में देखा तो उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन में 80 नंबर है, किसी में 75 है, तो किसी में 90 है। तो मैंने कहा टॉप कहाँ आया ये? आप 100 में 99 नहीं लाए, 100 में 98 नहीं लाए, 100 में 95 नहीं लाए, तो टॉप कहाँ से हुआ जी? सही बात। आपके कॉलेज में टॉप हो गया जी, किसी के 70 है तो हमारे 75 आ गए, तो उसमें टॉप मान लिया आपने। ये टॉप मैं नहीं मानता हूँ। टॉप में जब मानता हूँ कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 95 से कम नहीं हो, जबकि होना तो 99 चाहिए। ये मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक नियम है। भाई इंडिया में कितने कॉलेज हैं? सही है। और आपका बच्चा 80 नंबर ला रहा, तो कितने कॉलेज ऐसे होंगे जिनमें 99 वाला बच्चा होगा, 98 वाला होगा, तो मेरा बच्चा उससे कैसे मुकाबला करेगा? सही बात। तो हम उसकी वीकनेस को खत्म करें, और उसके साथ मेरा मानना है कि परिवार के साथ अगर 2 टाइम होते, आपको समय नहीं, ड्यूटी जाते हो या कुछ काम से जाते हो, तो 1 टाइम हो सकता है आप जल्दी जाओ तो भोजन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर 1 टाइम का भोजन करना चाहिए। उसी समय आप उनको दिशा दे पाओगे, अलग से कोई समय आपको नहीं मिलेगा उन्हें मॉडिफाई करने का, उन्हें जागरूक करने का। उनको तो उनकी जब आप वार्ता करोगे उनसे, तो उन बच्चों की आपके प्रति जो डर है, कोई बच्चे हमको डर के मारे नहीं बताते, पापा है मारेंगे, कुछ करेंगे, तो आप भोजन जब करते हो, उनसे अच्छी सार्थक बात करते हो, तो उनका भय निकल जाता है। अगर उससे कोई भी परेशानी होगी तो मुझे खुल कर बताएगा, तभी तो मैं उसका समाधान कर पाऊंगा। और ऐसा लोग करते नहीं, आए खाए सो गए। लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि मैंने, और ये बहुत चीज़ें मैंने टीवी से भी सीखी, नाटकों से भी सीखी। अच्छाई कहाँ है उसको ग्रहण कर लो। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गहरा थोता दे। कोई चीज कितनी खराब है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि सारी चीज खराब होगी, उसमें कहीं ना कहीं अच्छा जरूर कुछ होगा। तो अच्छे को आप ग्रहण कर लीजिए, खराब को हटा दीजिए। तभी लिखा है किसी कवि ने कि इंसान क्या करे, शैतान क्या करे, फरिश्ता भी अपने हालत में क्या करे।
किस्मत करामत जब अपने झूठे हैं तो हमें बचाने के लिए भगवान भी क्या करे। भाई मेरा मानना है कि सभी मानव एक चौराहे पे खड़े हैं, रास्ता अनेक हैं, कुछ रास्ते खराब है, शेर बैठा है इस रास्ते में फलानी दुश्वारी है। अब आप पहले ये तय करो कि मुझे जाना कहाँ है, और जहाँ जाना है अगर आपको अच्छे मार्ग पे जाना उसमें तो कोई बाधा नहीं, क्यों नहीं जाते? जी। कोई रोक नहीं रहा। अब हम बहाना बनाते हैं कि साहब वहाँ ये दिक्कत थी। अरे जहाँ तुम्हें जाना वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, आप अपना लक्ष्य तो तय करो। अब आपको जाना है दिल्ली और आप झांसी का रास्ता पकड़ लोगे तो गलत जगह पहुँच जाओगे। आपको दिल्ली जाना, दिल्ली वाले रास्ते पे जाइए, कोई रुकावट नहीं आएगी। सर जी, आप मेरे नज़र में पहले के ऐसे इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं कि जो आप बच्चों के ऊपर इतना ध्यान रखते हो। नहीं तो हमने बहुत से पुलिस वाले, प्रशासनिक कर्मचारी भी देखे हैं, अधिकारी भी देखे हैं, उनके बच्चे हमने ज़्यादातर बिगड़ते हुए देखे हैं। भाई बच्चों को जब हम पैसा देते हैं या हम उन पर ज़्यादातर सोचते कि अरे हम क्या करें, दे दो पैसा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपने इस खतरनाक बीमारी को आप ही तो दे रहे, बच्चे को क्यों पैसा दीजिए? उससे पूछिए कि आपको क्या खाना है, आप ला के दीजिए, उसकी आदत गंदी नहीं होगी और कम से कम कह पाएगा आपसे, रोज रोज नहीं जाएगा। आप फल लाइए, सेव लाइए, अनाज लाइए, जिससे उसका विकास भी हो, मस्त ऊर्जा भी मिले, अच्छी अच्छी चीज़ों को लाइए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चों का एक विकास रुका हुआ है अभी शिक्षा के मामले में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में विकास इसलिए रुका है कि माँ बाप जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक हैं, वो कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो वो सोचते हैं कि हम क्या कर पाएंगे। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्कूल में एक बार चक्कर लगाइए, 2 व्यक्ति जाइए गांव से और देखिए कि मास्टर पढ़ा रहा है या बैठा है। अगर वो बैठा है तो उसका वीडियो बनाइए या उससे एक बार चेतावनी दीजिए कि मास्टर साहब आप पढ़ाने के लिए बने हैं, आप बैठने के लिए नहीं बने। और आप जब रोज जाएंगे 2 व्यक्ति कब जाओगे, इसका समय निर्धारण नहीं होना चाहिए। स्कूल पीरियड में हम कभी 2 व्यक्ति जाएंगे और हम उसको देखेंगे कि हमारे मास्टर, हमारे गांव के मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बैठे हैं। अगर वो गप लड़ा रहे, 1 बार 2 बार कहिए, और नहीं मानते तो इसकी शिकायत डीएम से करिए, उनके वीडियो बनाइए, देखिए वही मास्टर अगर न पढ़ाने लगे तो हमें बताना, और आपके बच्चे की वीकनेस दूर हो जाएगी और आपका बच्चा इस देश में कंपटीशन अवश्य लड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समय दिया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सर जी, आप ये बताइए कि आप अपने गांव का विकास कैसे करेंगे शिक्षा के मामले में, क्या सोच बनाई आपने? हमने सोचा है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। तो मेरे मन में जो विचार आए, जो मैंने महापुरुषों को पढ़ा, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फूले भाई को पढ़ा, कई IPSओं को पढ़ा, तो उससे मुझे मार्ग मिला। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि गांव में मेरे जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं, उनकी मैं जो नौकरी कर रहे हैं उनकी मैं एक कमेटी बना रहा हूँ जी। और उनसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ उन गरीब बच्चों को आगे ले जाने के लिए सिर्फ 5,000 रुपये साल में एक बार देना। और जो गांव के लोग हैं जिन पे कम जमीन है या जिस पे है, वो अगर चाहें तो जो अपनी इच्छा से 100 दे सकें, 50 दे सकें, 500 दे सकें या ना भी दे सकें, हमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? अब इसकी कमेटी जो हम बनाएंगे, जो भी पैसा आएगा उनको मैं निःशुल्क कोचिंग दूंगा, और जब निःशुल्क कोचिंग दूंगा उनकी वीकनेस खत्म कर दूंगा नीचे से, तो वो आगे चल के कहीं भी मात नहीं खाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे गांव में रहते हैं, तो वो वहाँ अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण उनका जो नीचे का स्तर कमज़ोर हो जाता है, तो आगे वो मात खा जाते हैं। तो मैं सबसे नीचे का स्तर इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ जिससे वो आगे कभी मात ही ना खाए। तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस वाले हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की है और वो काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा आपका प्लान है और मैं इसमें सहयोग करूँगा और पूर्ण रूप से सहयोग करूँगा। कमेटी बुलाइए, तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्द हम इस पर जो है सफलता पाने वाले हैं। अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस पर चर्चा हो चुकी है। हो सकता है कि इसी जनवरी से इसकी ओपनिंग भी हो जाए। तो कितने अध्यापक आप रखोगे उसमें पढ़ाने के लिए? कोचिंग के लिए जो सब्जेक्ट हैं, जो अच्छा टैलेंट लड़का होगा
तो हम चाहेंगे कि चाहे वो हमको 10,000 रुपया ले महीने, चाहे 8,000 ले, लेकिन टैलेंट वाला पहले मैं टीचर ढूंढूंगा जो बहुत ही टैलेंट रखता हो, छोटी छोटी वीकनेसों को दूर करने की क्षमता रखता हो, उसको पहले परखूंगा, फिर उसको रखूंगा। टीचर एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं। अब जो उनकी वीकनेस है, थोड़ी गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं दिला सकते हैं, अलग से उनको देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैं अलग से कोचिंग की, फ्री निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी इसमें सफल भी हों। सर जी, आपके कहने पे हमें एक दोहा कबीर साहब का याद आ रहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण सुसाधन दरअसल। कोई भी काम हम कहने से नहीं हो। कल कल की आवाज करती हुई नदियां बहती हैं, वे स्वयं पानी नहीं पी लेती हैं। पेड़ जब फल जाता है तो वो नीचे झुक जाता है। जब भी हम और आप एक डीला उठा के मार देते हैं तो उसमें से पक्का फल गिरता है कि लो, तुमने अगर डीला मारा है तो बदले में हम तुम्हें एक के फल दे रहे हैं। आपके अंदर वो विचार है सर जी। भाई, हम जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, अच्छी बेहतर शिक्षा देंगे, तो हमारी जो है वैमनस्यता भी कम होगी, हमारा हम लोग संगठित होंगे, हम लोगों के भाईचारा कायम हो जाएगा और उनको जीवन भी सुधर जाएगा। और आपके गांव में जो प्लानिंग चल रही है, आपने जो विचार बनाया है, उस विचार को लेकर के लोग बागों के अंदर शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी और अन्य गाँव में ये भाई लोग करेंगे। फिर हमारा कर्तव्य है कि जब हम अपने गांव को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा गांव स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हमारा देश स्ट्रॉन्ग होगा। इसके पहले कोई रास्ता नहीं मेरे पास। सही बात। बहुत अच्छा लगा सर जी, आप हमारे बीच में आए। जय